माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र कुमार जी, हो गया बहुत। प्रश्न संख्या 2। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, पढ़ा हुआ मान लिया जाए। माननीय मंत्री जी, आप प्रश्नकाल में उत्तर देते समय बहुत समय लेते हैं, इससे सदन का समय जो है ना आपको और हमको बचाना चाहिए। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप पिन पॉइंट जवाब दीजिएगा। निजी क्षेत्र के स्कूलों में अब तक हम फीस निर्धारण नीति नहीं ला पाए। भाई, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के एजुकेशन से जुड़ा मामला है। तो मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है कि हमारे राज्य में फीस निर्धारण नीति, ताकि मध्यम वर्गीय गरीब बच्चों का कल्याण हो सके, उनकी पढ़ाई में सुविधा उनको हो सके, तो फीस निर्धारण नीति कब तक आएगी, इसका दिनांक आप इसमें बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं भी समय बचाना चाह रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि पहली सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने क्यों नहीं नीति बनाई उसमें? नहीं, अब आप मैं सवाल पे आ रहा हूँ। अब आप नहीं अध्यक्ष जी, ये प्रश्न करके कि पहले कांग्रेस की सरकार आपने क्यों नहीं बनाई? अरे हमने नहीं बनाई, हम इसलिए इधर है। आप उधर, आप अपनी बात कहिए ना, कांग्रेस की बात कर रहे हो। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत अच्छा किया हमारे भाई वीरेंद्र कुमार जी ने कि ये सवाल पूछ लिया, और थोड़ा इस पे चर्चा भी होनी चाहिए क्योंकि ये राज्य के हित से जुड़ा है। नहीं लिया तो हर अच्छी बात है। अध्यक्ष जी, हमारे राज्य में 17,000 सरकारी स्कूलें हैं, 5,000 हमारे राज्य में प्राइवेट स्कूलें हैं। हमारे राज्य की जो शिक्षा के प्रति पूरे देश में धारणा है कि उत्तराखंड में जो है शिक्षा बहुत अच्छी है, प्राइवेट स्कूलों की भी, ये हमारी धारणा है। और अच्छे स्कूलें हमारे राज्य में हैं। कई बार सरकारों ने एक कवायद की है कि फीस नियंत्रण कमेटी बना के कोई हमको जो है एक नीति बनानी चाहिए, लेकिन फिर इसमें ध्यान आया कि भाई अगर दून स्कूल है यहाँ पे वेलम स्कूल है, यहाँ पे बहुत प्रतिष्ठित स्कूल हैं, और वो अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने हिसाब से उनका फीस निर्धारण होता है। भारत सरकार ने भी अभी तक कोई ऐसा नियमावली नहीं बना रखी है जो कि कोई फीस निर्धारण कमेटी जो है फीस तय करेगी कि क्या करना है। एनईपी 2020 जो देश में लागू की गई है, उसमें भी ये प्रावधान है कि बच्चे को चॉइस बेस्ड शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन वीरेंद्र भाई ने बहुत अच्छा किया है कि कतिपय स्कूलों में दिक्कत होती है कि फीस बहुत ली जाती है और बच्चों को दिक्कत भी होती है। तो मेरा निवेदन यह है कि अगर सदन ये कहे, क्योंकि अकेले यह है कि शिक्षा विभाग अगर नीति बनाएगा तो फिर आप लोग कहेंगे कि आपने जो है नीति गलत बना दी है। तो मेरा निवेदन यह है, हाँ, मेरा ये कहना है इसमें कि हमारे प्रीतम सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, कि अगर ठीक है कि अगर जो है सभी विधायक लोग ये चाहें कि हमको कोई नीति बनानी चाहिए इसमें, तो हम इस पे विचार कर सकते हैं। चाहिए, बनानी चाहिए, ठीक है, अभी नहीं बनी है। अब राज्य सरकार चाहे तो नीति बनाने के लिए आगे बढ़ सकती है, लेकिन मेरा कहना है कि जो शिक्षा है वो सार्वभौमिक है। यहाँ का बच्चा विदेश में भी पढ़ने जाता है, उनका विदेश में अपने अपने हिसाब से फीस ली जाती है। यहाँ का बच्चा दिल्ली में भी जाता है। हमारे राज्य में देख जी 1 लाख से ज्यादा बच्चे अदर स्टेट के पढ़ रहे हैं। और नहीं, हायर एजुकेशन में यहाँ भी आ रहे हैं पढ़ने के लिए। और माननीय अध्यक्ष जी, हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे जीडीपी में इसका बड़ा योगदान है कि कोई बच्चा अगर यहाँ पढ़ने आता है तो उनके माँ बाप आते हैं, टैक्सी का किराया देते हैं, होटल में रुकते हैं, वो फीस देता है। तो मेरा कहना है कि इसमें पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, एक बार थोड़ा चर्चा होनी चाहिए कि हमको करना क्या चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि देखेंगे, सोचेंगे, सदन का सुनिश्चित मत होगा। तो माननीय मंत्री जी, आप बड़ा दिल दिखाइए,
गरीब छात्रों के प्रति, मध्यम वर्गीय छात्रों के प्रति बड़ा दिल दिखाइए और सदन को अवगत कराइए कि फीस निर्धारण नीति को आप स्पष्ट रूप से ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं, और ला रहे हैं तो कब तक, ये स्पष्ट रूप से बताइए। अभी सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि फीस नीति अलग से बनाई जाए, लेकिन अगर सदन चाहेगा तो इस पर विचार किया जा सकता है। मत संख्या 2, प्रश्न संख्या 2, माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र कुमार जी। संख्या 2। प्रश्न संख्या 2। माननीय अध्यक्ष जी, पढ़ा हुआ मान लीजिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, सहकारिता से जुड़ा प्रश्न है और सहकारिता से बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं। मैं भी सहकारिता से जुड़ा हूँ एक किसान होने के नाते। तो प्राय जनपद हरिद्वार की मैं बात करूंगा, प्राय जनपद हरिद्वार में ये देखने को आता है कि सहकारिता में माननीय मंत्री जी बिना ब्याज के ऋण देते हैं, इसके लिए धन्यवाद भी। लेकिन प्राय ये ऋण गलत तरीके से अपने अपने लोगों को बांट दिया जाता है। और तो और हमारे उत्तराखंड प्रदेश का ऋण उत्तर प्रदेश के लोगों तक को बांट दिया जाता है। ये मैं साक्ष्य के साथ कह रहा हूं, मेरे पास इसका साक्ष्य है, ये इसका मेरे पास साक्ष्य है। बहुत सारी सहकारी समितियों में जो कर्मचारी हैं या प्रभावशाली लोग हैं जो पात्र भी नहीं, उनको वो ऋण बांट दिया जाता है गरीब लोगों तक, मतलब जो उसके पात्र हैं उन तक वो ऋण नहीं पहुंच पाता है और वो साहूकारों के पास बहुत अत्यधिक ब्याज से पैसा लेकर के अपना जीवन यापन करने को मजबूर। तो माननीय मंत्री जी से मेरा आपके माध्यम से प्रश्न है, तो सहकारी समितियों में जो ऋणों की बंदरबांट हुई है और जो यूपी तक के लोन बांट दिए गए हैं, यूपी तक के लोग लोन बांट दिए गए हैं, तो क्या इनकी कोई जांच होगी और इन पर कोई कार्रवाई होगी? माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले तो वीरेंद्र भाई का धन्यवाद दे रहा हूं कि कम से कम उन्होंने तो कहा है कि सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी तक हमारे राज्य में जब से हमारी सरकार बनी है तब से लेके अब तक 10,33,221 लोगों को हम 0% पे ऋण दे चुके हैं और 6,182 करोड़ रुपए हम किसानों को ऋण दे चुके हैं। अब अध्यक्ष जी ये बताइए कि क्या 10.5 लाख लोग हमारे हो सकते हैं? किसान ही तो होंगे। हम जो कोऑपरेटिव की नियमावली है कि हम किसको ऋण दे सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, सामान्य लघु सीमांत एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषक किसान परिवार के सदस्यों को ये इस योजना से लाभ दिया जाता है। लघु कृषक का तात्पर्य है कि उन कृषकों का जिनके पास 5 एकड़ असिंचित भूमि हो अथवा 2.5 एकड़ तक सिंचित भूमि हो। सीमांत कृषक का तात्पर्य है कि उसके पास जो है 2.5 एकड़ असिंचित भूमि हो एवं 1.25 एकड़ सिंचित भूमि हो। आवेदक वो सरकारी समिति में करेगा या बैंक में करेगा, वो उस सहकारी समिति का सदस्य होना चाहिए और वो जो है उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए। जो उत्तराखंड का निवासी होगा उसी को ऋण मिल पाएगा। अब माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जो माननीय विधायक जी हैं उनके क्षेत्र में अभी तक हम 11,678 लोगों को ऋण दे चुके हैं और 53 करोड़ 80 लाख रुपए अभी तक हम ऋण दे चुके हैं। हम ये एसटी का ऋण है, एमटी में हम 172 लोगों को 2 करोड़ 25 लाख रुपए ऋण दे चुके हैं। महिला समूह में हम 4 समूह को ऋण दिया है 17 लाख रुपए। लेकिन जो उन्होंने कहा है कि कुछ समितियों में गड़बड़ हुई है तो वो मुझे अलग से दे देंगे, मैं उसकी जांच भी कराऊंगा। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होगी जिन्होंने गलत अगर ऋण बांटा है। और वैसे भी मैंने हरिद्वार जिले की
5 या 6 समितियों पे एसआईटी जांच बिठा रखी है। तो अध्यक्ष जी देखो, हम सदन में बहुत गंभीरता से इस बात को बता रहे हैं कि अगर किसी ने भी ऋण गलत बांटा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसको तथ्यात्मक देना पड़ेगा आपको कि भाई ये गलत बात है, हम उसकी जांच कराएंगे। मेरे पास कुछ साक्ष्य हैं, ये मैं आपको भेज दे दीजिए। तारा